नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम महिला पर्यवेक्षक परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना के लिए ग्रामीण व आदिवासी परियोजना में कितने रुपए प्रति माह आंगनबाड़ी किराया निर्धारित है? ऑप्शन है ए 750 रुपये, बी 200 रुपये, सी 550 रुपये या फिर ऑप्शन डी 350 रुपये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 200 रुपये। राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र चलाने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र के लिए बगैर किराए का स्थान उपलब्ध न होने पर किराए पर भवन लिया जाता है, जिसका किराया शहरी परियोजना के लिए 750 रुपये प्रति माह और ग्रामीण व आदिवासी परियोजना के लिए 200 रुपये प्रति माह से लिया जाता है। किंतु यदि ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्र में जनसंख्या 50,000 या उससे अधिक है तो 750 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, एक आंगनबाड़ी निर्माण में आंगनबाड़ी का क्षेत्रफल न्यूनतम कितना होना निर्धारित है? ऑप्शन है ए 55 वर्ग मीटर, बी 60 वर्ग मीटर, सी 65 वर्ग मीटर या फिर ऑप्शन डी 63 वर्ग मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 63 वर्ग मीटर। एक आंगनबाड़ी भवन निर्माण में न्यूनतम क्षेत्रफल 63 वर्ग मीटर या फिर 650 वर्ग फुट होना चाहिए, जिसमें बरामदा 6 गुणा 1.5 वर्ग मीटर होना आवश्यक है। आंगनबाड़ी के लिए मापदंड में साफ सफाई, जल सुविधा, स्वच्छता, शौचालय, मजबूत खिड़की दरवाजे इत्यादि होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका को 2 जीवित बच्चे तक कितने दिनों की प्रसूति अवकाश की पात्रता होती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 135 दिन। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका को 2 जीवित बच्चे तक 135 दिवस की प्रसूति अवकाश तथा 90 दिवस गर्भपात अवकाश की पात्रता होती है और यह अवकाश 1 साल की सेवा पूर्ण करने वाली कार्यकर्ता को ही प्राप्त हो सकेगी। यह अवकाश गर्भावस्था के 8वें माह से 90 दिन तक की होती है। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्ष में कितने दिवस की आकस्मिक अवकाश की पात्रता होती है? ऑप्शन है ए 15 दिवस, ऑप्शन बी 20 दिवस, ऑप्शन सी 30 दिवस या फिर ऑप्शन डी 35 दिवस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 दिवस। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्ष में 15 दिवस की आकस्मिक अवकाश की पात्रता होती है। बता दें कि चिकित्सा संबंधी कारणों को छोड़कर एक बार में अधिकतम 6 दिवस से अधिक का आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही रविवार के अतिरिक्त परियोजना अधिकारी द्वारा स्थानीय रीति रिवाज एवं परंपरा अनुरूप वर्ष में घोषित अधिकतम 7 दिवस का अवकाश मिल सकेगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक को प्रति माह कम से कम कितने आंगनबाड़ी केंद्रों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है? ऑप्शन है ए 15 आंगनबाड़ी, बी 18, सी 25 या फिर डी 28। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 25 आंगनबाड़ी। प्रत्येक आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक को प्रति माह कम से कम 25 आंगनबाड़ी केंद्रों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी केंद्रों का समस्त रिपोर्ट प्राप्त कर इन्हें संकलित कर परियोजना कार्यालय को भेजती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन प्रतिदिन कम से कम कितने घंटे किया जाना आवश्यक है? ऑप्शन है ए 4 घंटे, ऑप्शन बी 5 घंटे, ऑप्शन सी 6 घंटे या फिर ऑप्शन डी 7 घंटे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 घंटे। भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे किया जाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केंद्रों को माह में कम से कम कितने दिन पोषण आहार वितरण करना आवश्यक है? ऑप्शन है ए 21 दिन, बी 25 दिन, सी 28 दिन या फिर डी 18 दिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 25 दिन। भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केंद्रों को माह में कम से कम 25 दिन एवं वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषण आहार वितरण करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी केंद्रों में स्थानीय रीति रिवाज एवं परंपराओं के अनुरूप अवकाश की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन है ए राज्य सरकार, बी कलेक्टर,
सी परियोजना अधिकारी, डी विकासखंड अधिकारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी परियोजना अधिकारी। बता दें कि परियोजना अधिकारी स्थानीय रीति रिवाज एवं परंपराओं के अनुरूप आंगनबाड़ी केंद्र हेतु वर्ष में 7 दिवस का अवकाश घोषित करता है। यदि स्थानीय हाट बाजार के कारण रविवार को अवकाश दिवस घोषित नहीं किया जाता है तो अन्य दिवस को साप्ताहिक अवकाश घोषित करता है। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा कितना निर्धारित है? ऑप्शन है ए 21 से 44 आयु वर्ग, बी 18 से 44, सी 21 से 62 या फिर डी 18 से 65। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 18 से 44 आयु सीमा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 44 वर्ष निर्धारित है, जबकि कार्य करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं अथवा सहायिकाओं की सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके परिवार को 10,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, सखी वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ कब से किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 16 जुलाई 2015 से। सखी वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ जिला अस्पताल परिसर रायपुर से 16 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया। इसे राज्य के सभी जिलों में 10 मार्च 2017 से प्रारंभ किया गया है। इसका टोल फ्री नंबर 181 है। यह संकटग्रस्त अथवा पीड़ित वे सभी महिलाओं के लिए है जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाएं भी शामिल हैं। इस सेंटर के माध्यम से आपातकालीन सहायता एवं बचाव, चिकित्सकीय सहायता, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक परामर्श तथा महिलाओं को पुलिस के प्रथम सूचना दर्ज कराने, घरेलू हिंसा अंतर्गत प्रकरण दर्ज कराने आदि में सहायता उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए धारा 2 क में, ऑप्शन बी धारा 2 ख, ऑप्शन सी धारा 2 ग या फिर ऑप्शन डी धारा 2 घ में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धारा 2 ख में। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम धारा 2 ख में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। इसके तहत बाल विवाह से आशय वह बंधन है जिसमें आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई बालक हो और बालक से आशय पुरुष के संदर्भ में 21 वर्ष की आयु पूरी न की गई हो और नारी के संदर्भ में 18 वर्ष की आयु पूरी न की गई हो। इस अधिनियम की धारा 11 के तहत महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान की गई है। इसमें धारा 11 के अधीन बालक के पिता कठोर कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसमें 2 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंड का प्रावधान है। इसमें धारा 13 के अधीन व्यादेश जारी करने का अधिकार प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को है। अगला प्रश्न है, नवीन बाल विकास मानक के आधार पर तैयार वृद्धि निगरानी चार्ट में नारंगी पट्टी वाले किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन है ए सामान्य, ऑप्शन बी अत्यधिक वजन के कुपोषित, ऑप्शन सी कम वजन मध्यम कुपोषित, ऑप्शन डी अत्यधिक कम वजन गंभीर कुपोषित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अत्यधिक कम वजन गंभीर कुपोषित श्रेणी में। नवीन बाल विकास मानक के आधार पर तैयार वृद्धि निगरानी चार्ट में नारंगी पट्टी वाले अत्यधिक कम वजन गंभीर कुपोषित श्रेणी में आते हैं, जबकि हरी पट्टी वाले सामान्य श्रेणी में और पीली पट्टी वाले कम वजन के बच्चे मध्यम कुपोषित श्रेणी में आते हैं। और यदि मानक हरी पट्टी से ऊपर आता है तो वे अत्यधिक वजन के कुपोषित बच्चे होते हैं। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए बाल विकास मानक को 2006 में तैयार किया था, जिसके अनुरूप नए मापदंड को भारत सरकार ने 2009-10 में स्वीकार किया था तथा देश के सभी राज्यों को आंगनबाड़ी केंद्रों में अपनाने का निर्देश दिया। अगला प्रश्न है, एक CDPO बाल विकास पदाधिकारी के अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं? ऑप्शन है ए 100, बी 150, सी 50 या फिर डी 200। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 100 आंगनबाड़ी केंद्र। एक CDPO बाल विकास पदाधिकारी के अंतर्गत 100 आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं और आमतौर पर इस परियोजना क्षेत्र में 1 लाख की आबादी होती है। CDPO की मदद सुपरवाइज़र करते हैं। उनका काम आंगनबाड़ियों का नियमित दौरा करना है
तथा रजिस्टरों की जांच, परिसरों का निरीक्षण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सलाह देना, उनकी समस्याओं को पता करना जैसे कार्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति कौन प्रदान करता है? ऑप्शन है ए राज्य सरकार, बी कलेक्टर, सी बाल विकास परियोजना अधिकारी या फिर ऑप्शन डी केंद्र सरकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केंद्र सरकार। आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। राज्य सरकार ग्रामों की जनसंख्या, अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार प्रस्ताव विकास खंडवार तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित करती है। भारत सरकार राज्य सरकार के प्रस्ताव का परीक्षण कर मापदंड के अनुरूप पाए जाने पर स्वीकृति प्रदान करता है। राज्य सरकार भारत से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना करता है। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2004 से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना 1 अप्रैल 2004 से प्रारंभ किया गया था। इसे 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिकाओं के लिए प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 280 रुपये के वार्षिक प्रीमियम भुगतान करना होता है, जिसमें से 100 रुपये भारत सरकार, 100 रुपये बीमा कंपनी तथा 80 रुपये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन है ए धारा 9, ऑप्शन बी धारा 10, ऑप्शन सी धारा 7 या फिर धारा डी 11। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धारा 10 के अंतर्गत। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत धारा 10 के अंतर्गत राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, जबकि केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति धारा 9 के अंतर्गत प्राप्त है। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 भारत में कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 जुलाई 1961 में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। इस अधिनियम अंतर्गत दहेज की परिभाषा धारा 2 में परिभाषित की गई है और दहेज लेने और देने के संबंध में दंड का प्रावधान धारा 3 में दिया गया है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रारंभ के बाद दहेज देगा या लेगा या किसी दहेज लेने के लिए दुष्प्रेरित करेगा तो इस अपराध के लिए 5 वर्ष तक की सजा व 15,000 जुर्माने से दंडनीय होगा। वहीं धारा 5 के अंतर्गत दहेज लेने या दहेज देने के लिए करार शून्य होता है। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 अंतर्गत दहेज मांगने पर दंड का प्रावधान किस धारा में है? ऑप्शन है ए धारा 2, बी धारा 4, सी धारा 5 या फिर धारा डी 9। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धारा 4 में। दहेज मांगने पर दंड का प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के धारा 4 में है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति वधू या वर के माता पिता अथवा नातेदारों से अथवा उनके पक्षकारों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करता है तो इस अपराध के लिए 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास व 10,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित होगा। इस अधिनियम अंतर्गत धारा 8 ख में दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जिसका कार्य दहेज लेने देने या दुष्प्रेरित करने को रोकना, अपराधों के संबंध में साक्ष्य एकत्र करना और राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य को करना है। अगला प्रश्न है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किस धारा अंतर्गत राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग गठन करने का प्रावधान है? ऑप्शन है ए धारा 26, ऑप्शन बी धारा 4, ऑप्शन सी धारा 3 या फिर ऑप्शन डी धारा 17। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी धारा 17 में। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत धारा 17 में राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग गठन करने का प्रावधान है। इसका गठन राज्य सरकार द्वारा एक निकाय के रूप में किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। इसमें अध्यक्ष की पदावधि 65 वर्ष अथवा 3 वर्ष के लिए और सदस्य की पदावधि 60 वर्ष की आयु अथवा 3 वर्ष के लिए होता है।
इसके साथ आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन इस अधिनियम की धारा 3 के तहत किया जाता है और इसमें भी एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं और कार्यकाल भी सेम है। हमारा अगला प्रश्न है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 भारत में कब प्रवृत्त हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 15 फरवरी 2007 को। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 भारत में 15 फरवरी 2007 को प्रवृत्त हुआ था, जबकि राष्ट्रपति की स्वीकृति 20 जनवरी 2006 को प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता अंतर्गत अन्नप्राशन समारोह का आयोजन कब किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को। सामुदायिक सहभागिता जन समुदाय के सहयोग से प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्र में अन्नप्राशन समारोह का आयोजन किया जाता है। वहीं बाल भोज का कार्यक्रम जन समुदाय के सहयोग से 15 दिवस या माह के एक दिन आंगनबाड़ी केंद्र या केंद्र से बाहर आंगनबाड़ी केंद्र एवं समुदाय के बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। जबकि सामुदायिक सहभागिता अंतर्गत गोद भराई का कार्यक्रम गर्भवती महिला को 7वें माह में समुदाय के सहयोग से गोद भराई रस्म के माध्यम से सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में सत्य है? ऑप्शन है ए, बोर्ड में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। बी, इसमें एक महिला सदस्य होते हैं। सी, बोर्ड का अध्यक्ष प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। या फिर ऑप्शन डी सभी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी सही है। किशोर न्याय बोर्ड में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। इस बोर्ड में एक महिला सदस्य होते हैं और इस बोर्ड का अध्यक्ष प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को बनाया जाता है, जबकि बोर्ड के सदस्यों के रूप में सामाजिक कार्यकर्ताओं का चयन राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राज्य के सभी जिलों में किशोर न्याय बोर्ड गठित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बाल कल्याण समिति के संबंध में सही है? ऑप्शन है ए, इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। बी, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। सी, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। या फिर ऑप्शन डी, इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। बाल कल्याण समिति का गठन एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों से किया जाता है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत बाल कल्याण समिति सुरक्षा एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संबंध में निर्णय देने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी है। इस समिति में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, जिसमें एक महिला सदस्य भी शामिल है। यह समिति मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करती है और इन्हें वह सभी शक्तियां प्राप्त है जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा किसी महानगरीय न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। बाल कल्याण समिति का गठन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित की गई राज्य स्तरीय चयन समिति के द्वारा किया जाता है।